जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंशुमान भारतेंदु, MBBS MD इंटरनल मेडिसिन। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में एक डॉक्टर की हैसियत से आपको कोविड-19 कोरोना से होने वाली वर्तमान की बीमारी के बारे में अपडेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसकी आग्रह मुझसे मेरे मित्र डॉक्टर अजीत राय ने की थी, जो आपके यहाँ प्रोफेसर हैं। तो एक आदेश के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत, दोनों तहत मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। कोरोना वायरस पहली बात कोई नई एंटिटी नहीं है। ये पहली बार डिस्कवर हुई थी 1960-70 मिड 1960s और 1970s में। उस समय जो वायरसेस हुआ करते थे, जिससे हल्की सर्दी, खांसी, जुकाम हुआ करते थे, जिनको बोला जाता था कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरसेस। अब उसमें ये एकेडमिया के लिए है कि उसमें अल्फा वायरसेस, बीटा वायरसेस हुआ करते थे। फिर कालांतर में समय के साथ नए कोरोना वायरसेस आए हमारे बीच, चंद जानवरों में, चंद हम में, ह्यूमंस में। इसमें जिन्होंने महामारी के स्तर तक हमें संक्रमित किया, जिन्हें हमने नोटिफाई किया, जिनके लिए नियम बने, कायदे बने, उनमें एक था सार्स, दूसरा था मर्स, तीसरा है SARS-CoV-2 जो वायरस का नाम है, और ये जो बीमारी कर रहा है उसका नाम है कोविड-19। कोविड-19 रिसेंट है। दिसंबर में वुहान से शुरू हुआ, जनवरी में हमारे देश में आया। 11 मार्च को 2020 में WHO ने इसे एक इंटरनेशनल डिजास्टर यानी एक पैंडेमिक घोषित किया कि 5 देशों से ज़्यादा में जहाँ कोई एक बीमारी फैल जाए और जिसमें ऑलमोस्ट 8 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड होने वाले हो, जिसको पैंडेमिक घोषित किया जाता है। पर हमारे बीच कोरोना वायरस मर्स 2002-3 सार्स 2002-3, मर्स 2011-12 के बीच में था। तो कोरोना वायरस के बीच हम जी रहे हैं। ये एक नए तरीके का कोरोना वायरस है। हालांकि ये बीटा वायरस ही है, बीटा कोरोना वायरस ही है। इसके लक्षण कुछ शुरुआती दौर के सार्स और मर्स जैसे ही थे, पर चूंकि ये नया वायरस है, ये एक नई बीमारी बना रहा है जिसे हम कभी रूबरू नहीं थे, जिस पे पहले का कोई रिसर्च नहीं है। एक आध साल पहले का रिसर्च है, 2020 से 2019 के शुरुआत में चाइना के कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे आगाह किया था। ठीक है, ये एकेडमिया के लिए है कि कौन सा अल्फा वायरस है, कौन सा बीटा वायरस है, किससे क्या दिक्कतें होंगी। अब इसमें बात ये आती है कि ये करता क्या है। कोरोना वायरस SARS-CoV-2 जिसका नाम है, जो कोविड-19 कर रहा है, ये एक बीमारी है। बीमारी में हो क्या रहा है? बीमारी में ये URTI और LRTI, URTI मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उससे फिर LRTI लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब हमारी सांस की नली जो कि फेफड़ों तक, एल्वियोलाई तक जाती है, वहां तक इन्फेक्ट कर रहा है। और ये डिपेंड करता है कि किस इंसान को, किस शख्स को, मेल फीमेल, किस एज में ये इन्फेक्ट कर रहा है। अगर उसके साथ कोई वृद्ध है या कोई भी शख्स जिसको पहले से कोई बीमारी है, उसमें ये उन दिक्कतों को और जल्दी और ज्यादा भयानक और खतरनाक स्तर तक कर दे रहा है। अब चलिए, ये कोरोना वायरस के बारे में हुआ, ये दिक्कतें क्या क्या कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी बातें आप लोगों को पता होंगी। बुखार, सूखी खांसी जो अब एक्सक्लूसिव नहीं रहा, बलगम भी बन रहा है, सर दर्द, पाँव में दर्द, पूरे शरीर में दर्द। कोविड तो एक नया शब्द आया है कि इससे एक वायरल तरह के इरप्शंस हो रहे हैं, जो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं, दानेदार जो होते हैं, वो पैरों में हो रहा है। स्ट्रोक, डायरिया कर रहा है, पेट खराब कर रहा है। तो इसके जो पहचान करने के जो लक्षण पता करके कि हाँ कोविड की तरफ बातें जा रही हैं, ये जो तय हुआ था शुरुआती दौर में, वो बहुत डिफ्यूज हो चुका है। मामले बहुत बड़े हैं, लोगों में स्ट्रोक होने की भी रिपोर्ट्स हैं। स्ट्रोक मतलब दिमाग में खून की धमनियों में रुकावट आना, जिसकी वजह से पैरालिसिस या अन्य चीजें होना, ये सारे लक्षण इसमें हैं। आंखों का लाल होना। अब इसमें बात यह है कि क्या दिक्कत हो तो हम समझें कि हम कोविड-19 की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जांच की तरफ जाएं। तो इसमें इनमें से एक से ज्यादा कोई भी लक्षण, आप बिल्कुल अपने निकटतम अस्पताल, डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी दिक्कतें बताएं। उसमें स्क्रीनिंग के नाम पे अब क्या चल रहा है इसमें कि हाँ कैसे सरकार स्क्रीनिंग कर रही है, कैसे हॉस्पिटल्स में स्क्रीनिंग हो रहा है, जिसमें थर्मल स्क्रीनिंग, थर्मल गन जैसा एक सीन दिखाई देता है हर जगह, वो अपने आप में परिपूर्ण और पर्याप्त नहीं है। बहुत संभव है इस समय में जो शब्द आ रहा है एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स। एसिम्टोमेटिक मतलब कि जिनको कोरोना वायरस हो, जो कोविड-19
जिनमें बीमारी हो चुकी हो, कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर चुका हो, उनमें वो लक्षण ना दिख रहे हो, जैसे बुखार ना दिख रहा हो तो थर्मल स्क्रीनिंग फेल है, सांस की दिक्कत ना हो रही हो तो चेस्ट एक्सरे फेल है, खांसी ना हो फ्रैंकली कि आप खांस रहे हो, खांसते खांसते आप परेशान हो जाएं तो आप डॉक्टर के पास जाएं। तो ये ज़रूरी नहीं है गर्मी के इस मौसम में कि ये सारे लक्षण आपके पास आप में हो। तो बात यह है कि स्क्रीनिंग में सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग या बुखार नापना नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री, आप किसके साथ रहे, आप कहाँ मिले, कहाँ गए, ट्रैवल हिस्ट्री। कमोबेश लॉकडाउन का कंसेप्ट यही था जो अब बिल्कुल डिफ्यूज हो चुका है। अब बहुत बाहर से लोग आ रहे हैं, अब माइग्रेंट वर्कर्स की ही बात है, उस दौर में जो विदेश से लोग आए जिन्होंने इस वायरस को लाया। गटमट सा हो गया है कि क्या लक्षण है, इस पे हम किसी के पास जाएं। बीमारी होने के बाद जो लोग रेखांकित किए गए हैं, मरीज से लेकर डॉक्टर्स तक, उनके साथ लोगों का, समाज का जो रवैया रहा, उसमें एक इस बीमारी को लेके खुद को एक क्रिमिनल समझने का, जैसे त्यक्त कर दिया जाएगा समाज से, बाहर कहीं निकाल दिया जाएगा, ये एक डर बना हुआ है, इसलिए लोग इन बातों को छिपा भी रहे हैं। पूरी तरीके से वो दोषी नहीं है, इसके लिए एक मूलभूत ढांचा बनना चाहिए था जिसका क्रियान्वयन होना चाहिए था। चलिए, कोरोना वायरस के लक्षण, अब ठीक है, कोई संभ्रांत व्यक्ति, समाज तैयार हुआ कि नहीं जी हम जांच कराते हैं, ये दिक्कत लग रही है, उसको शक हो मुझसे मेरे परिवार में या अन्य समाज में और लोगों में ना फैले, तब जांचें क्या हैं। एक सबसे फेमस जो पहला चल रहा था RT-PCR, इसमें एक बड़ी अच्छी सी बात है। चाइना में जब ये डायग्नोज होना शुरू हुआ, वुहान, हुबे प्रांत के वुहान सिटी में जब ये शुरू हुआ, वहां पे कॉक्स पोस्टुलेट बेसिस बनाया गया। कॉक्स पोस्टुलेट किसी भी इन्फेक्शियस कंटेजियस बीमारी को पता करने का एक मूलभूत मानदंड बनाया था कॉक्स ने, वो एक वैज्ञानिक थे। उसमें कॉक्स पोस्टुलेट को फॉलो करके उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की गई, इस वायरस को देखा गया, हाँ जी ये इनके शरीर में पाया जाने वाला जो वायरस है, जो विषाणु है, वो चीज यही है। ठीक है, उससे बेहतर आज के आधुनिक दौर में हमारे पास साधन संसाधन दोनों है, जैसे कि RT-PCR ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, वो ही एक ऐसा जांच है जो ये तय करता है कि आपको कोरोना है, आपके शरीर में कोरोना वायरस है या नहीं है। और भी अन्य चीजें हैं, जैसे बहुत लोग सरकारी स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, डर रहे हैं, नहीं जांच करा पा रहे हैं, छिप रहे हैं, प्राइवेटली जाके कराना चाहते हैं, और प्राइवेट में जांच की जो भी है कैपिंग, जो रेवेन्यू कैपिंग रखी गई है 4,500 5,000 की अन्य जगहों पे, मेरे यहाँ इधर गुड़गांव में 4,500 या 5,000 के करीब है जो प्राइवेट लैब्स में हो रही हैं। बहुत परिवारों में जो कि लोअर मिडिल क्लास और लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, उनके लिए संभव नहीं है। मैं अपने ओपीडीज में भी देखता हूँ, नहीं है संभव, वो पूछते हैं कैसे होगा। चलिए, ये एक अलग मामला है, ये पॉलिटिकल विल का मामला है, संसाधनों की उपलब्धता का मामला है। पर अन्य जांचें भी हैं, जैसे WHO के इनिशियल गाइडलाइंस में शुरुआती दौर में कुछ बातें आई थी कि आप एक्सरे करा सकते हैं, एक्सरे में शक हुआ तो आप CT करा सकते हैं, डी डायमर एक टेस्ट होता है आप करा सकते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, न्यूट्रोफिल्स, कुछ चीजें बढ़ी हुई मिलती हैं। हाँ ठीक है, ये बातें जानकारी की और एक अनुभवी मेडिकल प्रैक्टिशनर की बातें हैं जो गेज कर सके कि हाँ जी आप में ये दिक्कत है। एटलीस्ट जब तक आपका RT-PCR नहीं हो पा रहा है, आप स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रहेंगे, उसका रिकमेंडेशन दे सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर, और आपके दिक्कत, आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपका इलाज चलेगा। बीमारी, उसके लक्षण, उसकी जांचें। अब आया कोई पॉजिटिव आ गया, कोई पॉजिटिव होकर फिर नेगेटिव हो गया, किसी की दिक्कतें बहुत ज्यादा स्तर तक बढ़ गई, किसी को बहुत ज्यादा इस बीमारी से परेशानी नहीं हुई। पर बात यह है कि अगर ये बीमारी है तो बीमारी की जांच है, बीमारी का लक्षण है और बीमारी का एक इलाज है। इलाज क्या है? इलाज पे बहुत उहापोह हुआ, बहुत सारी बातें चली। ये आप लोगों को पता ही होगा, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, H1N1 स्वाइन फ्लू की दवाइयाँ, टेमीफ्लू, ओसेल्टामिवीर, ज़ेनामावीर, HIV की दवाइयाँ, रिटोनावीर, लोपिनावीर, बहुत सारे दवाइयाँ, एंटाईवायरल, एंटी मलेरियल प्रपोज किए गए, स्टेरॉइड्स भी प्रपोज किए गए अनुभव के आधार पे। मैं ये नहीं कहूंगा जिन्होंने प्रपोज किया उन्होंने गलत किया,
अनुभव के आधार पे। अब इसमें बात ये समझने वाली है कि अगर किसी को लक्षण के रूप में सिर्फ बुखार है कोरोना से, आप पैरासिटामोल दिए, बुखार उतर गया, लक्षण समय के साथ क्वारंटीन के दौरान सही हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि पैरासिटामोल इलाज है कोविड-19 का। हालांकि सब्सटेंशियली, वस्तुनिष्ठ रूप से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, एंटी रिट्रोवायरल जो एचआईवी की दवाइयां हैं, स्वाइन फ्लू की जो दवाइयां हैं, एंटी मलेरियल जो क्लोरोक्विन है, वो इलाज नहीं है। इसमें इलाज होता है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। जैसे बुखार हुआ, आपने पैरासिटामोल दे दिया, सांस की दिक्कत आई, आपने वेंटिलेट किया, आपने ऑक्सीजन सप्लाई किया, और एक और चल रहा था बीच में ये कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, उसके साथ एक और चीज था जिसपे बहुत जोर नहीं दिया गया, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एडमिनिस्टर करना। ये होता है रेस्क्यू थेरेपी, बचाने के लिए करते हैं, वो इलाज नहीं है। कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी और इम्यूनोग्लोबुलिन जी देना रेस्क्यू है, बस बचाने के लिए है, वो आपका कोरोना सही नहीं करता है। तीसरी बात, अभी एक जो अपडेट है, रेमडेसिविर जो अभी दावा हुआ कि बांग्लादेश ने भी बनाना शुरू कर दिया, यूरोप के कई देश बना रहे हैं, कई स्कैंडिनेवियन नेशंस बना रहे हैं, जिसमें ये स्वीडन और नीदरलैंड्स वगैरह आते हैं। रेमडेसिविर को माना जा रहा है कि ये इलाज में सहायक हो सकता है, माना जा रहा है। WHO का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी देश के मेडिकल संस्था का, नेशनलाइज मेडिकल संस्था का ये रिकमेंडेशन नहीं है रेमडेसिविर। तीसरा, फिर से रीपर्पस किया जा रहा है HCQ को, उसके जो काम करने के तरीके हैं कि हाँ फिर से सोचा जाए भाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में कि ये कुछ चीजें कर सकता है। तो अभी सारा जद्दोजहद क्या दवा हो सकती है इस पे चल रहा है। जो सॉल्यूशन इसका है वैक्सीन में लेटेस्ट दावा ये है कि 12 से 18 महीने में आ जाएगा। आप यकीन मानिए 12 से 18 महीने में किसी वैक्सीन का लॉन्च होना किसी भी वायरल बीमारी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ ब्रेक थ्रू। बहुत मुश्किल है इस तरह साबित करना, सारे ह्यूमन ट्रायल्स कर लेना, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, यंग्स के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ये सारे ह्यूमन ट्रायल्स करना जो स्टेज 4 में होता है, ये बहुत बहुत जहीनियत, मुश्किल और बहुत लोगों के सहभागिता से होता है। अगर हो जाता है, मैं भी चाहता हूं हो जाए, ये एक अच्छी खबर होगी। एक कॉशन और जानकारी की बात, कोई भी अखबार किसी भी नेता या किसी भी शख्स की बातें सुन के दुकानों से दवाइयां न लें। एजिथ्रोमाइसिन, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, HCQ उन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट करा लिया। क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन का सीधा साइड और एडवर्स इफेक्ट हमारे हार्ट्स पे होता है, वो हमारे हृदय गति को गड़बड़ करते हैं। वो किसी हार्ट पेशेंट, लीवर, किडनी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। गाइडलाइंस फॉलो करें, कोई भी जानकारी अपने निकटतम अस्पताल के डॉक्टर से ही लें। किसी भी अखबार, कोई भी सोशल मीडिया साइट पे किसी की भी कही गई इलाज के नाम पे बातों और दवाइयों पे यकीन ना करें। बहुत सारे अफवाह हैं, अफवाहों से भी लड़ना है, इस बीमारी से भी लड़ना है। जरूरत यह है सावधानी। फिलहाल इस बीच में अगर मुझे नहीं हुआ है, आपको नहीं हुआ, उम्मीद करते हैं आप में किसी को ना हुआ, न हो आगे, हालांकि इससे बचना मुश्किल है। सावधानी क्या है? व्हाट इज द प्रिवेंशन? मास्क पहनना, ऑफ कोर्स, सैनिटाइज करना, ऑफ कोर्स, हाथ धुलना। वॉशिंग हैंड्स इज ऑलवेज सुपीरियर टू सैनिटाइजिंग। हमारा शरीर नहीं बना था कि हम मास्क पहन के सांस लें। हमारे फेफड़े की एक कैपेसिटी होती है जो एयर प्रेशर से तय होती है। हमारा फेफड़ा हमेशा नेगेटिव प्रेशर में रहता है। एयर प्रेशर जो बोलते हैं ना 760 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, उससे तय होता है कि इसको पूरा एक्सपेंड करना होगा जब हम फ्रीली सांस लें। मास्क हम पहनना शुरू कर दिए कंटिन्यूअसली, हम कंटिन्यूअसली सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइजर में अल्कोहल के साथ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। हमारे स्किन उन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है। सोचने वाली बात यह है, मास्क पहन के सांस लेने की आदत जिसके लिए हमारा शरीर नहीं बना है, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लंग कोलैप्स तक के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये रिसर्च का विषय है। सैनिटाइजर यूज करना जिसमें अल्कोहल और इतने सारे केमिकल्स हैं जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बीमारी नहीं है, बीमारी ये नई है, इसका इलाज भी नया होगा, इससे बचाव के तरीके भी नए हैं। जो जो चीजें नई हैं
उन सबके साइड इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस पे भी हमें बातें करनी होंगी। इस पे और तफसील से बातें करेंगे हम एक दिन। तो जरूरी यह है सोशल इनफैक्ट फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें जितना भी संभव हो रहा है। डरना नहीं है। पड़ोस में बगल के घर में कोई कोविड-19 का पेशेंट है, वो क्रिमिनल नहीं है। ये सिर्फ एक बीमारी है, सिर्फ एक बीमारी। हम जो भी लोग हैं, हमारे सभी लोगों के घर में कोई ना कोई मरीज है। बीमार शरीर है, हम उस शरीर की इज्जत करते हैं, बीमार को बीमार समझते हैं, उसको अपना समय देते हैं, अपने इमोशंस उससे शेयर करते हैं। ये भी एक बीमारी है। कोई बीमार होकर बाहर से चला आया, कोई मुंबई से चला आया, कोई अहमदाबाद से चला आया, कोई इंदौर से चला आया। ही और शी इज नॉट अ क्रिमिनल। सिंपैथी एम्पैथी दोनों रखनी है, पैनिक नहीं करना है, जरूरी बातों पे ध्यान रखना है। समझदार तो सभी हैं। आगे की बातें फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिया बहुत तफसील से आगे की जाएगी। जी शुक्रिया।